गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीवन डेली स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन को। इसके पहले के जितने भी प्रश्न 100 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका वीडियो अभी आज तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ से टाइप कर आप बाकी के इसके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है? क्वेश्चन है मास्ट सेल्स सिक्रीट। मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती हैं। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए थ्रोम्बोप्लास्टिन, बी हिपैरिन, सी इंडोर्फिन एंड डी गामा अमीनो एसिड। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी क्या है? हिपैरिन इसका राइट आंसर है। मास्ट कोशिकाएं यानी कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, जो हिपैरिन जिसको एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, हिस्टामिन जिसको वासो डायलेटर बोलते हैं यानी पेशियों को फैलाने वाली, सीरोटोनिन जिसको वासोकॉन्ट्रिक्टर बोलते हैं यानी पेशियों को सिकोड़ने वाली हार्मोन का स्रावण करती हैं। मास्ट कोशिकाओं को मास्टोसाइट या लेब्रोसाइट भी कहा जाता है। यह WBC यानी श्वेत रक्त कोशिका का एक प्रकार है। यह प्रतिरक्षा तंत्र का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन है हार्ट बीट इन द वर्टिब्रेट्स। कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है। ऑप्शन ए न्यूरोजेनिक, बी मायोजेनिक, सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मायोजेनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कशेरुकी में हृदय स्पंदन मांसपेशियों द्वारा होता है। इसकी उत्पत्ति पेसमेकर जिसको एस से नोड या एस से ग्रेड द्वारा होती है। कशेरुकी, ट्यूनिकेट्स और कुछ मोलस्क में मायोजेनिक हृदय पाया जाता है। इसमें हृदय स्पंदन का निष्पादन विशेष प्रकार की मांसपेशी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। न्यूरोजेनिक हृदय बहुतायत कीटो आदि में पाया जाता है। तो न्यूरोजेनिक के विषय में क्या बताया गया है कि ये कीटो में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 क्वेश्चन है द स्फिंक्टर ऑफ ओडी इज फाउंड एट द एंड ऑफ। स्फिंक्टर ओडी अंतिम सिरे पर स्थित होता है किसके? ऑप्शन नंबर ए बाइल डक्ट, बी कार्डियक स्टमक एंड सी पाइलोरिक स्टमक। राइट जो अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सैकुलस और रोटंडस। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बाइल डक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत द्वारा पित्तरस का स्रावण होता है तथा यह पित्ताशय में संचित होता है। पित्ताशय नलिका तथा हिपैटिक नलिका मिलकर पित्त नली बनाती हैं। पित्त नली में पाए जाने वाले वाल्व को स्फिंक्टर ओडी कहते हैं। यह वाल्व पित्त नली के अंतिम सिरे पर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन्स इज। मानव मस्तिष्क में मौजूद कोशिकाओं की संख्या है। ए 10 बिलियन, बी 1 बिलियन, सी 100 बिलियन एंड डी 200 बिलियन। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 100 बिलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन्स या ग्लियल सेल पाए जाते हैं जो लगभग 100 बिलियन प्रेगनेंसी के समय होते हैं, जबकि एक वयस्क आदमी में 86 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं, जिनमें से 16 बिलियन जो हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है और 70 बिलियन सेरेबेलम में पाया जाता है। तो ये याद रखेंगे, 70 बिलियन सेरेबेलम में एंड 16 बिलियन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। 105 देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है कोक्लियर कैनाल ऑफ ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स। कह रहा है कि मनुष्य के कान का कोक्लियर कैनाल कितने भागों में विभाजित है। ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी नॉट डिवाइडेड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव के कान में पाए जाने वाले कोक्लियर कैनाल 3 खंडों में विभाजित होता है। तीनों खंड के नाम अगर जानना चाहें तो एक होता है स्केला टिम्पैनी। तो क्या होता है? स्केला टिम्पैनी। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है स्केला वेस्टिबुली। याद रखेंगे वेस्टिबुली। चौथा होता है स्केला मीडिया। तो ये 3 खंड होते हैं
मनुष्य के कान के कोक्लियर कैनाल में। क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है डार्विन फिंचेस प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम। जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच प्रमाण देती है। ऑप्शन नंबर ए एनाटॉमी, बी मॉर्फोलॉजी, सी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर तो सबको पता होगा, इसलिए राइट आंसर को आप 106 करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। डार्विन फिंच क्या है इसके विषय में भी आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, होमो सैपियंस इवॉल्व्ड ड्यूरिंग। किसके दौरान होमो सैपियंस विकसित हुए? ऑप्शन ए है प्लीस्टोसीन, बी है प्लायोसीन, सी है ओलिगोसीन एंड डी मायोसीन। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। शानदार इसलिए भी हो जाता है कि ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोग इसमें जो है ऑप्शन बी देते हैं प्लायोसीन। एक्चुअल में होमो सैपियंस का जो उत्पत्ति है यानी मानव की जो उत्पत्ति है वो किस युग में हुई थी, युग की बात की जाएगी तो प्लायोसीन होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो प्लीस्टोसीन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि होमो सेपियंस कब विकसित हुए। तो मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई थी, जबकि मानव का विकास पूछा है और मानव का विकास प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। जब भी उत्पत्ति की बात की जाएगी तो प्लायोसीन और विकास की बात की जाएगी तो प्लीस्टोसीन, ये याद रखने योग्य चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन। जीन विनिमय किसके मध्य होता है? ए गैमीट्स ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बी टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम, सी टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ होमोलॉगस पेयर एंड डी टू नॉन क्रोमैटिड्स ऑफ अ होमोलॉगस पेयर। जीन विनिमय बताइए किसके मध्य होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ होमोलॉगस पेयर। जीन विनिमय एक समजात जोड़े के दो गैर सह क्रोमैटिडों के मध्य होता है। यह अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के प्रोफेज अवस्था की पैकी 3 उपावस्था में पाया जाता है। इसमें समजात जोड़े के दो गैर सह क्रोमैटिडों के बीच अदला बदली होती है, जिससे नई जीव जातियों का उद्भव होता है। क्वेश्चन नंबर 109 क्वेश्चन है जीन बैलेंस थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रपोज्ड बाय। लिंग निर्धारण के जीनी संतुलनवाद का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए हेंकिंग, बी जे बेल्हिंग, सी बी ब्रिजेस एंड डी जे मेंडल। तो जीन बैलेंस थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसने प्रपोज्ड किया, किसने दिया? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी बी ब्रिजेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिंग निर्धारण की जीनी संतुलनवाद का प्रतिपादन सी बी ब्रिजेज ने प्रतिपादित किया था। और जे मेंडल के विषय में बात किया जाए तो इन्होंने अब मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया, जिसके लिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। 110 देखिएगा। क्वेश्चन है ए डार्क स्टेनिंग बार बॉडी कॉल्ड बार बॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन सेल्स इज मॉडिफिकेशन ऑफ। कुछ कोशिकाओं के केंद्रक में एक गाढ़ा स्टेन पकड़ने वाला पिंड पाया जाता है, जिसे बार बॉडी कहते हैं। यह बार बॉडी किसका रूपांतरण होता है? ऑप्शन ए है एक्स क्रोमोसोम, बी वाई क्रोमोसोम, सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डी न्यूक्लियोलस। राइट आंसर होगा एक्स क्रोमोसोम। कुछ कोशिकाओं के केंद्रक में एक गाढ़ा स्टेन पकड़ने वाला पिंड पाया जाता है, जिसे बार बॉडी कहते हैं। बार बॉडी एक्स गुणसूत्र का रूपांतरण होता है सन 1949 में, सन याद रखेंगे 1949। बार एवं वर्ट्राम ने दो शब्द हैं, दो नाम हैं। बार एवं वर्ट्राम ने बिल्लियों की त्वचा मुखगुहिका की श्लेष्मिका आदि की कोशिकाओं के केंद्रक में प्रायः केंद्रक कलश से चिपका एक छोटा सा घना पिंड देखा, जो गुणसूत्रों की भांति गहरा अभिरंजन या स्टेन लेता है। ऐसे ही पिंड तंत्रिकाओं के केंद्र में केंद्रिका के निकट तथा न्यूट्रोफिल्स में केंद्रक के एक डंठल द्वारा लगा हुआ देखा गया। बाद में पता चला कि यह पिंड सामान्य मादा की कोशिकाओं में ही होता है, सामान्य नर की कोशिकाओं में नहीं होता। यह भी पता चला कि यह दैहिक
सोमैटिक बोलते हैं। दैहिक कोशिकाओं में उपस्थित XX लिंग गुणसूत्रों में ही एक गुणसूत्र के निष्क्रियकरण से बनता है, अतः इसे लिंग क्रोमेटिन बताया गया। और खोजकर्ता के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, बार बॉडी या बार का। जबकि फैसियोलाटिन या प्लाज्मोडियम में इंटरमीडिएट होस्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा। क्वेश्चन है क्रोमोसोमल कैरियोटाइप इज प्रिपेयर्ड एट विच ऑफ दीज फेज। गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस प्रावस्था में तैयार किया जाता है। 4 ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन क्या है, ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज एंड डी टीलोफेज। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी मेटाफेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्रों का कैरियोटाइप मेटाफेज प्रावस्था में तैयार किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन से संयोजित होकर डीएनए का प्रत्येक अणु एक लंबे क्रोमैटिन तंतु के रूप में होता है, जो पराकुंडलन द्वारा अत्यधिक संघनित रहता है। कोशिका विभाजन के समय प्रत्येक क्रोमैटिन तंतु अधिकतम संघनित होकर एक छोटी व मोटी छड़ का रूप ले लेता है, जिसे क्या नाम देते हैं, गुणसूत्र। स्पष्ट है कि गुणसूत्र भी जोड़ियों में होते हैं और प्रत्येक डीएनए का एक ही अणु होता है। प्रत्येक जोड़ी के गुणसूत्र को समजात गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जोड़ी के गुणसूत्र अन्य जोड़ियों के गुणसूत्रों से भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखें। क्वेश्चन है हैवर्सियन सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द बोन्स ऑफ। हैवर्सियन व्यवस्था हड्डियों का एक प्रमुख लक्षण है जो कि पाया जाता है किसमें, ए फ्रॉग, बी फॉल, सी रैबिट, डी वेरिनस। राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी रैबिट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैवर्सियन सिस्टम किसमें पाया जाता है, रैबिट में। हैवर्सियन कैनाल स्तनधारियों की हड्डी में पाया जाता है। सामान्यतः इसे ओस्टोन कहा जाता है। तो एक्चुअल में इसमें देखें जो जितने भी विकल्प दिए गए हैं इसमें से केवल खरगोश ही क्या है, स्तनधारी हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाता है। स्तनधारियों में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। क्वेश्चन है टर्नेरिया इज द लार्वा ऑफ। टर्नेरिया किसका लार्वा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको चाहिए कि जितने टाइप के लार्वा बनते हैं और किस में बनते हैं ये जरूर याद कर लें, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए है स्टार फिश, बी है बैलेनोग्लॉसस, सी है कटल फिश एंड डी है होलोथूरिया। राइट आंसर क्या हो इसका हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैलेनोग्लॉसस इसका राइट आंसर हो जाएगा। टर्नेरिया जो है बैलेनोग्लॉसस का लार्वा है, इसमें लिंग पृथक होते हैं। चलो बैलेनोग्लॉसस के विषय में कुछ जान लेते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और जो माध्यम बनता है टर्नेरिया लार्वा बनता है। और इसको सामान्य भाषा में बैलेनोग्लॉसस को सामान्य भाषा में एकार्न वर्म या टंग वार्म कहते हैं। यह कार्डेट व नॉन कार्डेट के बीच की संयोजित कड़ी है। इसमें नोटोकार्ड इसके शीर्ष भाग के प्रोबोसिस में पाया जाता है और इसका शरीर कैसे होता है, कुछ इस तरीके के होता है, बेलनाकार होता है, जो 3 भागों में बटा होता है, प्रोबोसिस, कॉलर व ट्रंक में। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। क्वेश्चन है द ग्लोचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो। यूनियो का ग्लाचिडियम लार्वा ए इज फ्री स्विमिंग स्वतंत्र रूप से तैरता है, बी इज एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश, सी इज एंडोपैरासाइट ऑन फिश एंड डी लिव्स इन बॉटम। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश। यूनियो का ग्लाचिडियम लार्वा मछली पर बाह्य परजीवी होता है। ग्लाचिडियम लार्वा का अर्थ क्या है, पॉइंट ऑफ एन एरो। इसका अर्थ यह है पॉइंट ऑफ एन एरो। कई बार क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछा जा सकता है कि पॉइंट ऑफ एन एरो क्या है, तो आप बताएंगे, वहां पर ऑप्शन रहेगा किसका अर्थ में पूछेगा तो आपको बताना होगा ग्लाचिडियम लार्वा का अर्थ है पॉइंट ऑफ एन एरो। यह एक सूक्ष्म लार्वा है जो 0.1 से 0.4 मिलीमीटर तक चौड़ा होता है।
सेल में दो त्रिकोणीय पोरस वाल्व होते हैं जो पीछे की ओर जुड़े व वेंट्रल की तरफ स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखिएगा। क्वेश्चन है इन पॉलीकीटा या पोलिसीटा द नेचर ऑफ सिटी इज। पोलिकीटा में सिटी की प्रकृति होती है। ए न्यूमरस, बी अकर सिंगली, सी अकर इन बंडल्स एंड डी फ्यूज्ड। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकर्स इन बंडल्स। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिटी एनिलिडा संघ में पाया जाने वाला एक प्रकार के चलन अंग होते हैं। इनकी प्रकृति यह है कि ये बंडल में उत्पन्न होते हैं। देह भित्ति की वर्तुल एवं अनुलंब पेशियों के समन्वित यानी कोऑर्डिनेटेड जो संकुचन देह गुही द्रव्य के द्रव्य स्थैतिक दाब यानी सीटी तथा मुख की सहायता से केचुआ तेज रेग कर गमन करता है। साधारणतः केचुआ 25 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से रेंग लेता है। कांच आदि की चिकनी या खड़ी सतहों पर भी केचुआ चढ़ सकता है। इसमें सीटी का उपयोग नहीं होता, केवल चिपचिपे स्लेश एवं चूसक सदृश मुख प्रकोष्ठ का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 116 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है ग्रीन ग्लैंड्स आर एक्सक्रेटरी इन। हरित ग्रंथियां उत्सर्जी हैं। ए प्राण, बी स्कॉर्पियन, सी अर्थवर्म, डी पाइला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राण इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित ग्रंथियां यानी ग्रीन ग्लैंड्स या एंटेनरी ग्रंथि प्राण में पाई जाती हैं। यह उत्सर्जन में सहायक होती हैं। तो एक चीज़ याद रखेंगे, सभी प्रकार के एक्सक्रेटरी ग्लैंड को भी आप याद रखेंगे। हमने एक चीज़ कहा लार्वा को याद रखिएगा, साथ ही साथ वो इम्पोर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी लार्वा से संबंधित एग्जाम में आ जाता है, तो आप कंप्लीटली लार्वा जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से वो याद रख लेंगे। और अभी हमने इसमें बताया कि एक्सक्रेटरी आर्गन सभी का याद कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए कुछ और बता देते हैं इसमें। मेलपीगियन नलिकाएं कीट आर्थ्रोपोडा में पाई जाती हैं। कुछ अन्य एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखिएगा। जैसे कि फ्लेम सेल जिसको ज्वाला कोशिका बोलते हैं वो पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेज में। तो आप 2-3 बार वीडियो को रिपीट कर लेंगे। हमने क्या बताया? फ्लेम सेल पाए जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेज में। रीनेट सेल पाया जाता है एस्केहेल्मिन्थेज में। नेफ्रिडिया पाया जाता है एनिलिडा में। केबर्स आर्गन पाया जाता है मोलस्का या यूनियो में। कॉक्सल ग्लैंड पाया जाता है क्रस्टेशियन में। और क्लोरोगोगेन सेल पाया जाता है केचुआ में। अगर आपको एक बार में याद ना हुआ हो तो थोड़ा सा बैक करके फिर से इसी को रिपीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है? कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाई। कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? ए मोलस्क, बी इकाइनोडर्म्स, सी प्रोटोजोअन्स एंड डी सिलेंट्रेट्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिलेंट्रेट्स। कोरल चट्टानों को सिलेंट्रेट्स के जंतुओं द्वारा बनाया जाता है। संघ सिलेंट्रेटा के इंथ्रोजोआ वर्ग के कुछ जंतुओं के चारों ओर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल पाया जाता है। सभी जंतुओं का बाह्य कंकाल मिलकर कोरल बनता है। समुद्र में कोरल चट्टानों का रूप ले लेता है जिसमें जीवित जंतु सुरक्षित रहते हैं और इन्हीं चट्टानों को कोरल रीफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। क्वेश्चन है काजेटिव एजेंट ऑफ डाइजेंट्री इज। पेचिस कारक एजेंट हैं। पेचिस का कारक एजेंट हैं। ए एंट अमीबा जिंजीवैलिस, बी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, सी एंट अमीबा बकैलिस, डी एंट अमीबा कोलाई। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण डाइजेंट्री या पेचिस रोग होता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग जिसको कोलोन बोलते हैं उसमें रहता है। इसमें श्लेष्म और खून के साथ दस्त, उदरीय वेदना, टेंसिमस यानी संपीड़ गुथन होता है। खाना पीना नहीं पचता और भूख नहीं लगती है। उपचार के लिए क्या करना चाहिए? पानी उबाल कर पीना चाहिए। एंट्रिकोनाल, आयरोफार, मेक्साफार्म जैसी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को पूरी सफाई से रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119
क्वेश्चन है एन एम्ब्रियो ऑफ चिक विथ 4 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स इज, 4 जोड़े कायखंड के साथ जो कुक्कुट हैं उसका भ्रूण होता है। ए 20 आवर्स, बी 22 आवर्स ओल्ड, सी 24 आवर्स ओल्ड एंड डी 18 आवर्स ओल्ड। तो 4 पेयर्स में जो सोमाइट्स होते हैं एम्ब्रियो के वो कितने आवर्स में बनते हैं, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। एक चूजे के विकास चरणों को समझने के लिए सोमाइट्स की जानकारी जरूरी है। इन कायखंडों की उपस्थिति के आधार पर चिक भ्रूण की आयु का पता लगाया जाता है। जैसे कि 21 घंटे अगर बीतेगा तो उसमें कितने सोमाइट बनेंगे, 2 सोमाइट बनेंगे। और 24 घंटे में क्या होंगे, ये सोमाइट दुगने हो जाएंगे यानी 4 बनेंगे। तो राइट आंसर इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा ना। तो हमने बताया कि 21 आवर्स में 2 बनते हैं, 2 सोमाइट्स बनते हैं, 24 आवर्स में 4 सोमाइट्स बनते हैं और 33 आवर्स में कुल बन जाते हैं 13 सोमाइट्स। ये याद रखने योग्य चीज है। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, CDK एंजाइम्स आर यूज्ड टू, CDK एंजाइमों का उपयोग होता है। ए कंट्रोल सेल साइकिल, बी कंट्रोल क्रोमोसोम मूवमेंट, सी एक्यूलरेट माइटोसिस, डी नन ऑफ दीज। CDK एंजाइमों का उपयोग कहाँ होता है, तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा कंट्रोल सेल साइकिल, कोशिका चक्र के नियंत्रण में। CDK एंजाइमों का उपयोग कोशिका चक्र के नियंत्रण में होता है। कोशिका के बनने से लेकर इसके विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रिया को कोशिका चक्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स इज कैलकुलेटेड एज, कीटनाशी की विषालुता की गणना किस रूप में की जाती है। ऑप्शन नंबर है LP50, बी LD50, सी LA50 एंड डी LR50। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी LD50। LD50 इसका राइट आंसर होगा। तो LD का फुल फॉर्म क्या होता है, LD का फुल फॉर्म होता है लेथल डोज। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन देखिएगा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज चंद्रप्रभा सेंचुरी सिचुएटेड, भारत के किस राज्य में चंद्रप्रभा अभ्यारण्य स्थित हैं। ए MP, बी UP, सी कर्नाटका, डी अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी UP इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए यूपी में कहाँ, तो यूपी के चंदौली जिले में स्थित है कौन, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। यह कहाँ पड़ता है अगर पूछा जाए तो बनारस से यानी वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957। बनारस से 70 किलोमीटर दूर है और इसकी स्थापना 1957 में हुआ था। किसके लिए हुआ था, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए की गई थी। अब इसमें जो है शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। क्वेश्चन है, द स्नो लियोपार्ड इज फाउंड एन अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट, हिम तेंदुआ इतनी ऊंचाई पर पाया जाता है, कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है। ऑप्शन ए है 2000 मीटर, बी 1000 मीटर, सी 50 मीटर एंड डी 100 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2000 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। क्वेश्चन है, cancers are a part of agriculture and have been around as long as people. The study of cancers is known as, कह रहा है कैंसर हर जीवाणु समूह का एक भाग है और जब से आदमी है तब से वह मौजूद है। तो क्वेश्चन इससे मतलब नहीं, क्वेश्चन सिर्फ इतना है कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। बाकी के क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। मेन क्वेश्चन है कैंसर के अध्ययन क्या कहलाता है। ए फिजियोलॉजी, बी पैथोलॉजी, सी ऑन्कोलॉजी, डी न्यूरोलॉजी। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन क्या है। कोई भी एक बार आंसर दिया जा चुका हो तब भी आप लिखेंगे, इससे हमें समझ में आएगा कि आप वीडियो को यहाँ तक देखते हुए पहुँच चुके थे। क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोक के अच्छे से कमेंट करेंगे। 124 का A, B, C, D में से जो भी राइट आंसर आपके हिसाब से होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 125 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। इनमें से कौन सा जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है बैक्टीरिया, बी वायरस, सी माइकोप्लाज्मा, डी साइनोबैक्टीरिया। जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कौन सा होगा राइट आंसर? तो याद रखेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल शब्द दिया है, इससे आप माइकोप्लाज्मा को याद कर पाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वे जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। ये सबसे छोटे जीवित कोशिका हैं जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं और इन्हीं को नाम देते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। तो इस प्रकार 125 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक्चुअल में कभी भी मैं बीच में आपको डिस्टर्ब करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने को या वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर आपके लिए वास्तव में थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल वीडियो हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। बाकी कम समय में ज़्यादा कंटेंट कैसे प्रोवाइड किया जाए, कोशिश हमारी यही रहती है कि आपका फालतू टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा वीडियो के बीच में ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।